क्लास 10 कंप्यूटर में हमारा चैप्टर नंबर 7 चल रहा था, जिसमें हमने ऑलरेडी बहुत से जो टॉपिक्स हैं उनको कवर कर लिया था और हम टॉपिक वाइज आपको चीज़ों को पूरा का पूरा लेके चल रहे हैं, जिससे आपको टॉपिक वाइज पूरा का पूरा जो डाउट है वो क्लियर होता रहे। फिर उसके बाद हम लोग इस चैप्टर के जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं, अति लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, लघु उत्तरी, सभी टाइप्स के जो क्वेश्चंस हैं जो आप सभी की बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे उनको भी आपको प्रोवाइड करेंगे, जिससे आप उनको भी प्रिपेयर कर लो। बट टॉपिक वाइज अगर आप प्रिपेयर करोगे ना तो आपको जो आपका बेस है वो स्ट्रांग रहेगा। अगर आपका बेस स्ट्रांग रहेगा तो आपको क्वेश्चन कहीं से भी आएगा, अगर आपने उस टॉपिक को पढ़ा है तो आप उस क्वेश्चन का आंसर इजिली वे में फाइंड कर लोगे और उसको तैयार कर लोगे। ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था इंट्रोडक्शन पार्ट, डिफिनेशन पार्ट, फंक्शन की क्या क्या हमारे क्लासिफिकेशन है, एलिमेंट्स क्या है फंक्शन की, फंक्शन का क्या महत्व है, फंक्शन के रूल रेगुलेशन, रिकर्सन का कॉन्सेप्ट, डेटा स्टोरेज क्लासेस। ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर तक हमने इनको कवर कर लिया था, इन सभी टॉपिक्स को। आज हम देखेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं लाइब्रेरी क्या होता है और टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी, ये दोनों टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। तो आप अच्छे से इसको प्रिपेयर करना, अच्छे से आप लेक्चर को वॉच करना। कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से आप लगाइएगा अपने जो भी डाउट्स हैं उनकी इंक्वायरी को। ठीक है। प्लेलिस्ट को आप चेक करना, आपको अगर प्रीवियस जो भी टॉपिक को पढ़ना है वो आप प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लाइव क्लास, थर्ड लाइव क्लास, सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप देखने को मिलेगा। आज का हमारा टॉपिक रहेगा लाइब्रेरी। ठीक है। लाइब्रेरी क्या होता है? प्रोग्रामों तथा फंक्शनों का ग्रुप जिसका यूज़ प्रोग्रामरों द्वारा प्रोग्राम बनाने में किया जाता है, लाइब्रेरी कहलाती है। लाइब्रेरी क्या होती है एक्चुअल में, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो लाइब्रेरी में प्रोग्राम का, फंक्शन का, सब कुछ वहाँ पे रहता है कॉम्बिनेशन। मतलब प्रोग्राम का ग्रुप, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं लाइब्रेरी के अंदर, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं प्री डिफाइंड, पहले से डिफाइन किए हुए, और हम लोग के द्वारा भी डिफाइन किए हुए फंक्शंस रहते हैं। और इन सब का यूज़ किया जाता है प्रोग्रामर के द्वारा। प्रोग्रामर क्या होता है? जो प्रोग्राम को बनाता है। ठीक है। तो प्रोग्रामर के द्वारा इन सब चीज़ों का यूज़ किया जाता है, उसी को हम लोग लाइब्रेरी कहते हैं। ठीक है। तो प्रोग्राम तथा फंक्शनों का वह ग्रुप जिसका यूज़ प्रोग्रामर के द्वारा किया जाता है, लाइब्रेरी कहलाता है। सी भाषा की लाइब्रेरी में पहले से तैयार किए गए फंक्शंस होते हैं, जिन्हें यहाँ पे दिया गया है बिल्ट इन फंक्शन या फिर प्री डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। इन फंक्शनों का उपयोग प्रोग्राम बनाने में अत्यधिक जो है हेल्पफुल होता है। लाइब्रेरी फंक्शन के निम्नलिखित लाभ होते हैं जो आगे आपको बताया गया है। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि लाइब्रेरी क्या होती है, कहीं भी आपको एग्जामिनेशन में पूछ लिया गया लाइब्रेरी क्या होता है, लाइब्रेरीज के अंदर प्रोग्राम तथा फंक्शन का समूह होता है जिसका यूज किसके द्वारा किया जाता है? प्रोग्रामर के द्वारा किया जाता है। किस लिए किया जाता है? प्रोग्राम बनाने के लिए किया जाता है। प्रोग्रामर किसको बोलते हैं? प्रोग्रामर हम लोग उसी को बोलते हैं जो प्रोग्राम को बनाते हैं। आप प्रोग्राम बनाते हैं तो आपको भी हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोग्रामर बोलेंगे। आपने अभी तक कोई भी प्रोग्राम बनाया है या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। सी के या फिर किसी अन्य लैंग्वेज के अगर आपने प्रोग्राम बनाया है तो जरूर से आप अपना अटेंडेंस लगा देना, किस टाइप के आपने प्रोग्राम बनाए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आगे बताया गया है कि जो हमारे सी भाषा में जो लाइब्रेरीज हैं वो पहले से ही ऑलरेडी तैयार किए गए हैं। ठीक है। और उन्हें हम लोग बिल्ट इन फंक्शन कहते हैं। और इन फंक्शनों का जो यूज़ है वो प्रोग्राम बनाने में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, जिससे वो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। लाइब्रेरीज के क्या क्या महत्व हैं या फिर कह लेते हैं क्या क्या हमारे लाइब्रेरी की यूज़ हैं, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला अगर जो पॉइंट है वो आपको दिया गया है, कोड का पुनः उपयोग। ठीक है। जो हमारे बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं उनके उपयोग से प्रोग्राम बनाना अत्यधिक जो है वो सुविधाजनक हो जाता है, क्योंकि इन फंक्शनों को बनाने का कोड स्वयं नहीं लिखना पड़ता है हमें, बल्कि उस फंक्शन को हमें सीधे ही प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं। अतः किसी बने हुए फंक्शन के कोड का सी भाषा में पुनः उपयोग किया जा सकता है। ठीक है। लाइब्रेरीज आप इस प्रकार से समझो, एक छोटा सा एग्जांपल जो आप रिलेट कर पाओ, मैं वो आप सभी को यहाँ पे बताता हूँ। जैसे कि आप यूट्यूब पे सॉन्ग सुनते हो ना, हाँ, यूट्यूब पे आप लोग सॉन्ग प्ले करते हो तो उसमें आपने सर्च किया होगा कोई भी सॉन्ग, तो आपको एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ मिलता है।
ठीक है। प्लेलिस्ट, यूट्यूब पे प्लेलिस्ट भी आप अवेलेबल है, जैसे कि हमारा प्लेलिस्ट है क्लास 10 कंप्यूटर का, जिसमें आप सभी को पूरे लेक्चर देखने को मिलते हैं क्लास 10 के। वैसे ही यूट्यूब पे जैसे आप कोई भी सॉन्ग प्ले करते हो तो सिंगल सॉन्ग भी आता है, सिंगल सॉन्ग जब आप सर्च करते हो तो सिंगल सॉन्ग्स भी आते हैं, उसके साथ साथ प्लेलिस्ट के अंदर भी सॉन्ग रहते हैं। तो अगर आपको कोई भी बॉलीवुड, साउथ या फिर किसी प्रकार के जो सॉन्ग हैं उनको आपको सुनना है तो आप क्या करोगे, आप प्लेलिस्ट का सहारा लोगे, ठीक है। जैसे बॉलीवुड के जो भी सॉन्ग्स हैं उनको अगर आपको सुनना है तो आप एक बॉलीवुड के सॉन्ग्स का प्लेलिस्ट आप चेक करोगे, उसमें क्या रहेगा, उसमें जो सॉन्ग के कलेक्शन रहेंगे वो सब क्या रहेंगे, वो सब रहने वाले हैं बॉलीवुड सॉन्ग्स के ही कलेक्शन, ठीक है। उसमें और भी अलग नहीं रहेंगे कि उसमें इंग्लिश वाले सॉन्ग भी हैं, उसमें साउथ वाले सॉन्ग भी हैं, ऐसा नहीं रहेगा। उसमें केवल बॉलीवुड वाले सॉन्ग ही आपको देखने को मिलेंगे उस प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो अगर आपको ये वाले मतलब सिंगल सिंगल आप सर्च करोगे तो आपका क्या होगा, टाइम ज़्यादा जाएगा, ठीक है। बार बार आपको सर्च करना रहेगा, बार बार आपको प्ले करना रहेगा, ठीक है। तो उससे आपका जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा उसमें कंज्यूम होगा, आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा, ठीक है। तो उसका सोल्यूशन है प्लेलिस्ट। आपने क्या किया, आपने सॉन्ग को सर्च किया, प्लेलिस्ट को जा करके वहाँ पे क्लिक कर दिया, प्लेलिस्ट में वही सेम बॉलीवुड के सभी सॉन्ग अवेलेबल हैं जो आपके स्टेप बाय स्टेप वो प्ले होते रहेंगे, आप इंजॉय करते रहोगे, ठीक है। उसी प्रकार हमारा जो लाइब्रेरीज होता है, सेम उसी प्रकार आप समझो लाइब्रेरीज क्या होता है। लाइब्रेरीज क्या होता है एक्चुअल में, लाइब्रेरीज के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, मान लो ये फंक्शन नंबर 1 है, फिर हमने दूसरा फंक्शन बनाया किसी चीज़ का, ये फंक्शन नंबर 2 है, फिर हमने तीसरा फंक्शन बनाया, फिर ये रहा, फिर उसके बाद फंक्शन नंबर 4 है। तो हम लोग क्या करते हैं, बार बार हम लोगों को जो भी कोड लिखना होता है उसके लिए हम लोग फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, हमारा जो रहता है बहुत ज़्यादा कोड का लेंथ पहली बात बड़ा हो जाता है, प्रोग्राम हमारा बहुत लेंदी हो जाता है, कोड बहुत बड़ा हो जाता है प्रोग्राम का, टाइम हमारा बहुत ज़्यादा लगता है। बट अगर हमको लाइब्रेरीज पहले से ही अवेलेबल रहेंगी तो हमको केवल लाइब्रेरीज को ही यूज़ करना रहेगा। जैसे ये जो 4 फंक्शंस हैं, इन चारों का केवल एक लाइब्रेरी रहेगा, बस हमको उस लाइब्रेरी में जो फंक्शन दिए गए हैं उस लाइब्रेरी को यूज़ करना रहेगा, उस लाइब्रेरीज के अंदर ये चारों फंक्शन पहले से ही अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। तो जो हमको चाहिए वो हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे, ठीक है। सो इसी प्रकार हमारा जो कोड है उसको हमको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लाइब्रेरीज में पहले से ही अवेलेबल है, केवल हमको उनको कॉल करना रहता है, ठीक है। सेकेंड नंबर अगर हम बात करें पॉइंट, तो वो है समय का सदुपयोग। बहुत सी वही सी चीज़ें मैंने आपको एग्जाम्पल के टाइम जो बताया है वही सब चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। जैसे आप प्लेलिस्ट में आप यूट्यूब पे जाकर के एक सॉन्ग को सर्च करोगे, उसको प्ले करोगे, फिर दूसरे सॉन्ग को सर्च करोगे, फिर उसको प्ले करोगे। ऐसे ही आपने क्या किया, आपने प्लेलिस्ट को एक ओपन कर लिया जिस प्लेलिस्ट में वो जो आपने सर्च किया है, जैसे आपने बॉलीवुड सॉन्ग से सर्च किया है, बॉलीवुड सॉन्ग 2024 के जो बेस्ट हैं वो आपने सर्च किया है, बेस्ट बॉलीवुड सॉन्ग 2024, ठीक है। सो उस प्लेलिस्ट में केवल वही सॉन्ग रहेंगे जो बेस्ट हैं और बॉलीवुड सॉन्ग रहेंगे 2024 के रहेंगे। तो आपको बार बार सर्च करने की आवश्यकता नहीं है, एक एक सॉन्ग को सर्च करने की आवश्यकता नहीं है, केवल वो प्लेलिस्ट आपने ओपन किया और आपने सॉन्ग को सुनना स्टार्ट कर दिया। उसी प्रकार सेम एज एग्जाम्पल आपको इस कॉन्सेप्ट में समझना है। इससे क्या हुआ, समय की बचत हुई कि नहीं, बिल्कुल हुई। आप जहाँ पे एक एक सॉन्ग को सर्च कर रहे थे वहाँ पे आपने प्लेलिस्ट को लगा दिया, प्लेलिस्ट में चीज़ें ऑटोमेटिक जो है वो चल रही हैं, तो आपका टाइम बच रहा है, ठीक है। सो उसी प्रकार हम लोगों को अगर फंक्शन बनाना है, एक फंक्शन बनाया, दूसरा फंक्शन बनाया, इसमें भी कोड लिखा, इसमें भी कोड लिखा, सब में हम लोगों को बार बार कोड लिखना पड़ रहा है, तो हमारा टाइम जो है वो ज़्यादा जा रहा है, इसमें कंज्यूम हो रहा है। बट हमको अगर लाइब्रेरीज मिली हुई हैं पहले से ही, हमको प्री डिफाइंड जो लाइब्रेरीज हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं, तो हमको केवल लाइब्रेरीज को यूज़ करना रहेगा। हमारा ये इन सब फंक्शंस के लिए कोड लिखने की हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो बिल्ट इन फंक्शन की सहायता से बहुत से जो कार्यों को करने के लिए स्वयं कोड विकसित करना नहीं पड़ता है, जिसमें समय और परिश्रम दोनों की बचत होती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे दिया गया है संग्रह स्थान की बचत। बिल्ट इन फंक्शन के कोड को केवल एक बार ही लिखे जाते हैं, अतः इनको संग्रहित करने के लिए केवल एक ही बार मेमोरी का उपयोग किया जाता है, जिससे मेमोरी की हमारी बचत होती है। तो ये हमारा नेक्स्ट बहुत ही यूज़फुल जो है यहाँ पे बता दिया गया आपके लिए, ये और इम्पोर्टेंट हो गया, ठीक है, पॉइंट।
लाइब्रेरीज के जो टाइप्स हैं उनको भी आप देख लीजिए आज की क्लास में, क्योंकि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम लोग दोनों कवर कर लेते हैं, लाइब्रेरीज के मतलब लाइब्रेरीज का कॉन्सेप्ट, उसके बाद लाइब्रेरीज के जो टाइप्स हैं उनका कॉन्सेप्ट। तो ओवरऑल जो लाइब्रेरीज हैं वो दो प्रकार की होती हैं, स्टैंडर्ड सी लाइब्रेरीज और दूसरा है हमारा यूज़र लाइब्रेरीज। सो मानक सी लाइब्रेरी में लाइब्रेरी फंक्शन हेडर फाइलों में संग्रहित होते हैं। यह सी कंपाइलर के साथ मिलते हैं। इनमें मानक सी लाइब्रेरीज फंक्शन के द्वारा कोड तथा प्रोटोटाइप संग्रहित होते हैं। इन फाइलों का विस्तारक .h होता है। क्या होता है? .h होता है। आपने देखा होगा stdio.h, ये हम लोग हेडर फाइल में लिखते हैं। ये .h क्या है? इसी की हम लोग बात कर रहे हैं अभी। यूज़र लाइब्रेरी क्या होता है? यूज़र लाइब्रेरी में वह प्रोग्रामरों द्वारा बनाए गए होते हैं। यूज़र लाइब्रेरी जो होते हैं वो हम लोग क्या होते हैं बेसिकली, यूज़र लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट आप ये समझो कि यूज़र लाइब्रेरी यूज़र के द्वारा अथवा प्रोग्रामर के द्वारा बनाए गए फंक्शन का ग्रुप होता है, समूह होता है, जिन्हें हम लोग आवश्यकता अनुसार कभी कभी प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप वो देखो, थोड़ा और इजी लैंग्वेज में समझो। मानक सी लाइब्रेरीज और यूज़र लाइब्रेरी में ये अंतर होता है कि जो हम लोग फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, जो हम लोग मतलब जो प्रोग्रामर फंक्शन बनाता है वो आता है यूज़र लाइब्रेरी के अंदर। हमने 4-5 फंक्शन बना दिया, ठीक है, जैसे मान लो हमने 4-5 फंक्शन बना दिया और 1 2 3 4, हमने 4-5 फंक्शन बना दिया। ये 4 फंक्शन का जो समूह है ये हो गया हमारा यूज़र लाइब्रेरी। यूज़र के द्वारा जो बनाया गया फंक्शनों का समूह है वो यूज़र लाइब्रेरी के द्वारा यूज़र लाइब्रेरी के अंतर्गत आ गया। यूज़र मतलब जो यूज़ कर रहा है। हम आप क्या हैं? यूज़र हैं। हम आप क्या हैं? प्रोग्रामर हैं। इन फ्यूचर आप भी प्रोग्रामर हैं। ठीक है, सो यूज़र लाइब्रेरीज के अंदर हमारे द्वारा बनाए गए जो फंक्शंस हैं उनके जो समूह हैं, बहुत सारे फंक्शंस हम लोगों ने बना दिए हैं, वो यूज़र लाइब्रेरीज के अंतर्गत आता है। और जो स्टैंडर्ड सी लाइब्रेरीज होता है उसके अंदर जो पहले से ही प्री डिफाइंड चीज़ें हैं, जो हमको पहले से ही दी गई हैं, जो फंक्शंस पहले से ही जो हमारे प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं वो सब आते हैं हमारे स्टैंडर्ड सी लाइब्रेरीज के अंदर, जिसके अंदर बहुत सारे प्रोटोटाइप होते हैं, बहुत सारे कोड्स होते हैं, पहले से ही होते हैं, जो हमको केवल यूज़ करना होता है। सी कंपाइलर साथ हमको दिया जाता है, हमको केवल उसको कॉल करना रहता है और यूज़ करना रहता है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लाइब्रेरी का टाइप और लाइब्रेरी का पूरा कॉन्सेप्ट। लाइब्रेरी क्या होता है, लाइब्रेरी का जो लाभ है वो क्या क्या है, कल हम देखेंगे। मतलब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा हेडर फाइल, जो मैंने आपको बताया ना stdio.h, ये .h पूरा हेडर फाइल